पुनः स्वागत है। और आज से फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स। आज हम पढ़ाएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कैसी किस प्रकार की घटना है और फैराडे के नियम क्या हैं। आज मैं विद्युत फ्लक्स, फैराडे के नियम और यदि किसी चालक को एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में चलाया जाए तो उसके कारण कितना, उसके सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसके डेरिवेशन पे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ने की, कि जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, चलिए ये है हमारा जो आज का चैप्टर है, वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, यानी प्रेरण। प्रेरण यानी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रकार से होता है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे तो इंडक्शंस कितने भी प्रकार के होते हैं, इंड्यूस होना ही इंडक्शन कहलाता है, यानी स्वतः ही इंड्यूस हो जाना या किसी को देख के इंड्यूस हो जाना ही इंडक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमारी बात होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो यहाँ पर इंडक्शन का मतलब होता है या तो विद्युत धारा इंड्यूस होगी या ये विद्युत विभव इंड्यूस होगा, यानी विभवांतर इंड्यूस होगा या धारा इंड्यूस होगी। उसी के बारे में हम लोग चर्चाएं इस पे करेंगे। चलिए इसी पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हमारी फर्स्ट डिफिनीशन है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपकी डिफिनेशन वही रटी रटाई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में बल रेखाएं जो होती थी, इलेक्ट्रिक बल रेखाएं होती थी। यहाँ आपका विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर जो बल रेखाएं होंगी वह विद्युत बल रेखाएं होंगी। इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र ये एक सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल ए भी एक सदिश राशि आपकी हो जाती है। तो इन्हीं का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही आपका फाई कहलाता है, यानी फाई इक्वल टू द पी डॉट ए। अब वही इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाई इक्वल टू द बी ए कास थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब हम मेन टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के नियम की ओर चलते हैं कि फैराडे के नियम हमारे क्या हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं फैराडे के नियम। अब स्टार्ट हो रहा है, ये रहा आपका फैराडे के नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। ये आपकी फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोगों को दो नियमों में रूपों में प्रतिपादित किया। यानी हम कह सकते हैं कि फैराडे ने कुछ दो प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग इस बात क्या किया कि जैसे कि हम लोग लॉरेंज बल में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते थे तो उसमें एक बल लगता था। ठीक है, तो वह बल लगता था। यदि उन्होंने उसके उल्टा फैराडे ने इस नियम को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पर बल लगाऊं तो उसमें धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए, यानी उसमें उसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाना चाहिए। इसके विषय में उन्होंने प्रतिपादित किया। यदि हम तो इनका प्रथम नियम ये कहलाता है, इस प्रकार से इन्होंने दिखाया है, एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम नियम इनका जो है, प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में के ऋणात्मक फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी प्रथम नियम इनका कहलाता है, यदि किसी परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिपथ के सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, यह उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यानी E इक्वल टू द आपका डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये प्रथम नियम है। चलिए प्रथम नियम में हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक कॉइल आपने ले ली और कॉइल में एक मैग्नेट को आप इंसर्ट किए, अंदर की ओर ले गए और फिर बाहर की ओर निकाल रहे हो, तो ये फ्लक्स परिवर्तन कैसे होगा? नंबर ऑफ जो लाइंस हैं, फोर्स ऑफ लाइनें कम इसमें जाएं या ज़्यादा जाएं,
बार बार परिवर्तित होती रहें, वही आपका फ्लक्स परिवर्तन कहलाता है। यानी हम अभी दिखा रहे हैं एक प्रयोग के माध्यम से। अब ये देखिए, आप इस प्रयोग के माध्यम से देखिए, यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं, किसी कॉइल के अंदर ले जाते हैं परिपथ में, या परिपथ के अगर दोनों सिरों को हम किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, यदि हम मैग्नेट को इनसाइड ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि आपको गैल्वेनोमीटर में दिख रही है कि उसका गैल्वेनोमीटर में उसका विक्षेप प्राप्त होता है। यदि हम अंदर की ओर ले जाते हैं तो अंदर की ओर प्राप्त होता है, बाहर की ओर ले जाते हैं तो बाहर की ओर प्राप्त दूसरी डायरेक्शन मिलती है। इसी प्रकार दिखाया गया है। और चलिए अब हम आके इसके बारे में और हम डिफाइन करते हैं कि क्या है। यदि हम किसी चालक को जो है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक नॉर्थ और साउथ के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स ऑफ लाइनर पासिंग थ्रू हैं। यदि हम किसी कंडक्टर को अंदर और इधर से उधर ले जाते हैं, ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर को अगर इधर से उधर हम ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो है आयंस चल रहे होते हैं, तो इस प्रकार से उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। तो ये कहलाता है फैराडे के नियम से कि यानी कि इसमें एक इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी। चलिए अब हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो ये रहा आपका फैराडे का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम के अनुसार यानी इंड्यूस करंट कितनी उत्पन्न धारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ई इक्वल टू द डी फाई अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 आप डाल के इसको छोड़ दें। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है सेकंड नियम की बात करते हैं, द्वितीय नियम। तो जो द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी E इक्वल टू द माइनस डी फाई अपॉन डी टी जो आपका निकल के आता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो जो माइनस साइन है वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। यानी वो कहता है कि अगर हम किसी भी कॉइल के अंदर जब हम मैग्नेट को ले जाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो वो कहता है कि ये फ्लक्स परिवर्तन ना हो। यानी फ्लक्स अगर परिवर्तन होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होती है, तो जिसके कारण इसमें एक करंट उत्पन्न हो जाती है। तो कॉइल में जब करंट उत्पन्न होगी तो जो मैग्नेट में जब अगर हम लोग अंदर की ओर ले जाते हैं मैग्नेट को, तो उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी विपरीत दिशा में, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, वो उस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। यही बात है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी को क्रम में। ये देखते हैं, द्वितीय नियम हो गया, लेंज का नियम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लेंज का नियम। लेंज का नियम जो फैराडे का द्वितीय नियम है वही लेंज का नियम है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फैराडे के नियम समझ लीजिए कोर्स में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए फैराडे के नियम दोनों आपको पता होने चाहिए। और लेंज का नियम इस प्रकार से हर दूसरे साल रिपीट हुआ है, आप बोर्ड की एग्जाम में आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से पूछा गया, लेंज का नियम किस पर आधारित है। लेंज का नियम जो है फैराडे का द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई वह उसी कारण का विरोध करती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपको कतई एक लाइन ये याद कर लेनी है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर जितनी हम एनर्जी देते हैं उतना ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप कोई जनरेटर चला रहे होते हैं, तो जनरेटर को चलाने के लिए हम बिजली उत्पन्न करने के लिए हम जितना ही उसको ऊर्जा देते हैं डीजल के रूप में, उतनी ही बिजली हमारी बाहर निकलती है। यानी कह सकते हो कि ये ऊर्जा संरक्षित हो रही है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं लेंज के नियम के आगे। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश।
अब ये इसमें हम एक लाइन में लिख सकते हैं, यदि किसी n स्फेरों की कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यानी मान लिया जाए कि यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू द माइनस n इंटू d∅/dt होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आ जाएगी। यदि कुंडली में, ठीक है, यदि कुंडली में, ठीक है, यदि कुंडली में का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं। तो प्रेरित धारा कितनी होगी, तो हम लोग प्रेरित धारा I इक्वल टू द, यहाँ पर देखने की करो, I इक्वल टू द E/R हो जाता है ओम के नियम का उपयोग करते हुए। ओम का नियम लगा तो E की वैल्यू वहाँ से रख सकते हैं, तो E इक्वल टू द -N/R, और ये पॉजिटिव ले लो क्योंकि उसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये हम लोग छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। माइनस साइन लो चाहे न लो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो अब N और E d∅/dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई इतनी वहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब आवेश कितना होगा, क्योंकि डेफिनेशन में यही है कि प्रेरित आवेश उसमें कितना उत्पन्न होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। तो प्रेरित आवेश Q इक्वल टू द I इंटू dt होता है। Q इक्वल टू द I इक्वल टू द dt होते हैं। I की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो N/R और d∅/dt होता है, और ये मल्टीप्लाई बाय dt से है। तो यहाँ से आप देखिए कि dt आपका कट जाता है, तो जो चार्ज होगा वह N/R इंटू d∅ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी फेरों की संख्या और उसके प्रतिरोध और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के बराबर उसका आवेश इतना, प्रेरित आवेश इतना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका काफ़ी उपयोग होता है। आप इसको कायदे से रट लीजिए। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यदि किसी चालक को गति कराया जाए तो उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसका डेरिवेशन है, ये हमारा एप्लीकेशन है। माना कि एक रेखीय चालक छड़ JK जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थिर है। B कागज तल के लंबवत है, मान लिया जाए, क्रॉस ले लेंगे तो ये अंदर की ओर हो जाएगा। पॉइंट लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो जाता है। तीर के निशान से प्रदर्शित करने का तरीका है। यानी अगर हम क्रॉस लेते हैं तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट लेंगे तो बाहर की ओर है। हम जानते हैं चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर अतिरिक्त धन आवेश होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें पता है किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें परमाणु होते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस पर धन आवेश ऑब्वियसली आ जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन के साथ में एक आयन जो परमाणु है वो आयन की तरह कार्य करने लगता है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर अतिरिक्त धन आवेश होता है, अतः ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ही चालक में चल सकते हैं तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ही चालक में चलते हैं। आयन कभी चालक में नहीं चल सकते हैं। जब रेखीय चालक को B वेग से चलाते हैं तो ऋण तथा धन आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दाएं, ठीक है, ओर चलते हैं। यानी ऋण आवेश आपका दाईं ओर चलता है तो ये मान लीजिए कि धन आवेश की दिशा में बाईं ओर आपको ऐसा लगेगा कि धन आवेश बाईं ओर उत्पन्न होता है। ऋण आवेश की तरह अगर वो चलता हुआ चला आता है इस प्रकार से, यानी अगर हम B वेग से इसको चलाते हैं,
छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये एक बी चुंबकीय क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में अगर हम चलाते हैं तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ये दाईं ओर इस डायरेक्शन में अपना भागना शुरू कर देते हैं, तो इस पर एक बल लगने लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन भागते शुरू हो जाते हैं। जे के एक छड़ लेते हैं। तो यहीं पर थोड़ा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और डेरिवेशन को पूरा करते हैं। चलिए, ये अच्छी चीज़ है, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन आपका। तो जब, ठीक है, जब बी वेग से बीच, जब आवेश क्यू आवेश बी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उस पर कितना बल लगेगा। तब उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू द FM चुंबकीय बल होगा, फिर लॉरेंज बल लगेगा। तो लॉरेंज बल QBB होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल के इसको छोड़ दीजिए, तो हमें पता है कि उसके सिरों के बीच इतना बल लगने लगता है। अब जो कि जब उसके अंदर आवेश Q आवेश होता है, तो Q आवेश के कारण उसमें उसके सिरों के बीच B विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो Q आवेश के कारण उस पर लगने वाला विद्युत बल, उसके सिरों के बीच लगने वाला विद्युत बल FE इक्वल टू द Q इंटू E के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाती है। और यह दोनों बल FM यह बराबर हो जाते हैं किसके, FE के बराबर हो जाते हैं। अगर हम ऊपर की दोनों वैल्यू आपस में रख दें तो QE इक्वल टू द QBB, तो यहाँ से Q से Q कटा, तो हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वह E इक्वल टू द B इंटू V बचती है। माना चालक की लंबाई, अब ये इक्वेशन हम एक डाल के छोड़ देते हैं। माना चालक की लंबाई, ठीक है, स्मॉल l है, तब उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल और उसकी में जो है उत्पन्न विद्युत वाहक बल B है, और तो विद्युत क्षेत्र में संबंध E इक्वल टू द B/L होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दीजिए आप। अब 2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, यानी 2 का मान 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण का मान 2 में रखने पर, अगर हम रख देते हैं इस पे, ठीक है, 2 में रख दें 1 का मान, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किस प्रकार की आएगी। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। तो B इक्वल टू द, यहाँ पर देखते हैं E की जगह पर हम रख के जो है ये BB/B EMF था, वोल्टेज था, B/L हो जाएगा। तो B/L हो गया आपके पास, तो B भाई इक्वल टू द आ जाएगा ये B/L। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से गतिमान करते हैं, तो उसके बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमारा B, यानी उसके सिरों के बीच उत्पन्न
वोल्टेज कहते हो, या वोल्टेज कह सकते हैं, आप विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। विद्युत वाहक बल BL के बराबर होगा, जहाँ B क्या है आपका, ये वेग हो गया, और ये लंबाई हो गई चालक की, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है। अब ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है, कि ये याद रखिएगा, इसका बहुत उपयोग होता है। और दूसरी बात, ये बहुत ध्यान से ध्यान देने वाली ये बात है कि जो EMF ये निकला BL, ई से भी डिनोट कर सकते हैं, EMF जो निकला, या बी से भी डिनोट करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अगर कोई ये गतिमान है, तो कोई EMF नहीं उत्पन्न होगा। तो ये हमारा आप फाइनल इस डेरिवेशन आ गया। चलिए आप यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसी का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, और अभी हम लॉरेंज बल पर आधारित कुछ प्रेरण की व्याख्या भी करेंगे, और फ्लेमिंग के नियम भी बताएंगे आपको क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।